बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। हम ये जानते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या है। कुछ जीव होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवों जैसे हमारे आसपास अनेक प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। पर जो सूक्ष्म जीव है वो कैसे होते हैं, उन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते। जैसे अनेक जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। कैसे नहीं देख सकते? क्योंकि वो अत्यंत ही छोटे होते हैं, इस वजह से हम उनको देख नहीं सकते। वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वो हमारे आसपास के एरिया में हर जगह पे पाए जाते हैं। जैसे पानी है, नदी है, मिट्टी है ना, आपके जीव जंतु है, आपके शरीर के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, पर वो सूक्ष्म जीव में पनपते हैं और हम उनको जानते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा हम बीमार भी पड़ते हैं और उन्हीं के द्वारा हम सही भी होते हैं। तो अब जानते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरह। जैसे कि आपके घरों में रोटी या ब्रेड आप लोग खाते हैं, वो बच जाती है और कभी कभी क्या होता है, वो 4-5 दिन ऐसे ही रखी रहती है। तो कुछ टाइम बाद उसमें एक क्या लगता है, एक सफेद या हरे से रंग की, काई से रंग की और या स्लेटी से रंग की क्या होती है, उसमें एक फफूंदी लगती है। ठीक है, अब वो फफूंदी क्या है, हमको तो लगता है वो सड़ गई रोटी है ना, तो वो तो सड़ी जाती है, वो खराब हो जाती है रोटी। और उसमें जो फफूंदी लगी हुई है वो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बेटा सूक्ष्म जीव पनप रहे होते हैं। मतलब कि उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं और वो खाना हमारे खाने योग्य नहीं रहता। इसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। ठीक है, कुछ जीव अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, या हम उन्हें इनको उनकी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, या हम उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो सीधी सीधी बात ये है बेटा कि जब इस फंगई को हम सादा रूप से तो नहीं देख सकते, हमको इसको देखने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जानते हैं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। ठीक है, आपके बुक में हेडिंग दी है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। ये हवा में, पानी में, मिट्टी में, पौधों में, जंतु में, के शरीर के अंदर एवं बाहरी सभी जगहों पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर भी पाए जा रहे हैं और बाहरी जगहों पे भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों, अब तक हमने जाना कि सूक्ष्म जीव क्या है। अब सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, इन्हें 5 समूह में बांटा जाता है। ठीक है, इन्हें किस में बांटा जाता है, 5 समूह में बांटा जाता है, जो कि कौन कौन से होते हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक। अब 5 वर्गों में जब बांटा गया है तो कुछ ये जीवाणु किस तरीके से दिखते हैं, देखो, जो सूक्ष्म जीव है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, शैवाल, कवक। ठीक है, और ये जो आकृति हमें मिलती है, इनका जो शरीरी आकार हमें दिखता है वो किसके द्वारा दिखता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखता है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जीवाणु होता क्या है। देखो बेटा, जीवाणु आपका यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं, यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये हवा, मिट्टी, पानी, जल सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। अब इनकी आकृति कैसी होती है, इनकी आकृति होती है अंडोनुमा या सर्पिले या कैप्सूल के आकार की होती है। कैसे होती है, कैप्सूल के आकार की होती है। अब देखो, जैसे कि हमने जीवाणु लिया, अब जीवाणु की आकृति हम कैसे देखेंगे, जैसे कि हमने ब्रेड का टुकड़ा ले लिया और उसमें क्या लगी हुई थी, उसमें कवक लगा हुआ था, यानी कि फफूंदी लगी हुई थी, और उसमें क्या पनप रहे थे, सूक्ष्म जीव पनप रहे थे। क्या पनप रहे थे, सूक्ष्म जीव, है ना। अब उस सूक्ष्म जीव की आकृति हम कैसे देखेंगे, सूक्ष्म जीव की आकृति हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे। कुछ आकृति अंडानुमा दिखाई देती है, कुछ आकृति सर्पिले रूप में दिखाई देती है, कुछ आकृति
कैप्सूल के रूप में दिखाई देती हैं। तब हमें पता चलता है कि ये किस रूप में और किस तरीके से हमें जीवाणु दिखाई देते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया जीवाणु के बारे में। अब इसके बारे में और भी जानते हैं। अब आ जाता है आपका विषाणु। ठीक है, जीवाणु हमने बता दिया, जीवाणु की आकृति कैसी होती है, अंडीनुमा, है ना, सर्पिलाकार या कैप्सूल के रूप में हमें जीवाणु दिखाई देते हैं। विषाणु कैसे हैं? इन सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। देखो, जीवाणु में तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो थोड़े बड़े आकार के होते हैं, पर विषाणु में सूक्ष्म जीव अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं, जो किसके द्वारा देखे जाते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाते हैं। ये किससे बने होते हैं? ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? ये पूर्ण परजीवी होते हैं। ये दूसरों पे निर्भर रहते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, ये दूसरों पे निर्भर रहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते, क्योंकि इनको कोई भी फ्रीडम नहीं होती, इसलिए ये अपना विभाजन नहीं कर पाते। मतलब ये स्वतंत्र नहीं रहते और ये अपना विभाजन नहीं कर पाते। इन्हें जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। किसकी? जीवित कोशिका की। तब जाके ये क्या करते हैं? ये अपना कार्य को कर पाते हैं। अच्छा, इन विषाणुओं से हमारे शरीर में कुछ रोग भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो कि क्या क्या होते हैं? पोलियो, डेंगू और चिकनगुनिया आदि। ये सब किसके द्वारा होते हैं? विषाणुओं के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होता क्या है? प्रोटोजोआ सभी सूक्ष्म जीव का एक समूह होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है? आपका संघ होता है, जो कि जीवों में एक कोशिकीय होता है। इसमें जीवों में एक कोशिकीय होता है। ये जल, मिट्टी तथा पानी आदि जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कि अमीबा में कूटपादप, ठीक है, फिर आ जाता है पैरामीशियम में सीलिया। ठीक, अब देखते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम दिखते कैसे हैं। तो आपका अमीबा और पैरामीशियम कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो, जो आपका ये है अमीबा, अमीबा तो आपका ये है, और पैरामीशियम कैसा है? एक चप्पल के आकार का है। तो इसको हम कहते हैं अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं? जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? मतलब प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। इसमें एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है? पेचिस होता है, और प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। तो ये तो हमारा क्या हुआ? ये आपका हुआ प्रोटोजोआ। अब हम चलेंगे चौथे के पास, कवक। कवक देख लेते हैं, कवक क्या होता है। कवक को मैंने पहले आपको बताया था, थोड़ा सा समझाया था कि कवक को फफूंद भी कहा जाता है। जैसे ब्रेड में फफूंद लग जाती है, रोटी में, ब्रेड में, अचार में, चमड़े में, इनमें क्या लगती है? फफूंद लगती है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? कवक के नाम से जानते हैं, है ना। कवक में अनेक लंबे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। कैसी होती है? धागे जैसी पतली पतली संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जिसे हम कवक तंतु भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? ये देखो, ये आपकी ब्रेड है। ठीक है, अब ब्रेड को हमने 4-5 दिन रख दिया। 4-5 दिन रखने के बाद आप उसमें देखते हैं, जैसे कि ये ब्रेड है आपकी, और हमने क्या किया? उसको 4-5 दिन रखा और कुछ इस तरीके से उसमें फफूंदी सी लग जाती है। तो आप उसमें देखते होंगे कि महीन महीन रुई जैसी और पतले धागे जैसी क्या होती है? उसमें एक संरचना होती है, और जो संरचना होती है वही क्या होती है? वो आपकी फफूंदी होती है, या कवक कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या होते हैं? यह एक कोशिकीय भी होते हैं और ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। कुछ हमारे शरीर पे भी इनके क्या होते हैं? बीमारियां होती हैं, जैसे दांत, खाज, खुजली, और आपके सर में जो डैंड्रफ होता है वो इसी का ही रूप होता है। ठीक है, कुछ कवक हमारे लिए फायदेमंद होते हैं,
जैसे कि आपने देखा होगा कि बरसातों के टाइम पे आपको कुछ इस तरीके से ये मशरूम टाइप के दिखते हैं, है ना, और इनको हम मशरूम कहते हैं। मशरूम क्या होते हैं? जो छतरी नुमा होते हैं, जिनकी संरचना कैसी होती है? छतरी नुमा होती है, और जिसको हम खाने में प्रयोग करते हैं। और भरपूर मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कुछ कवक हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ कवक कैसे होते हैं? खराब होते हैं। नेक्स्ट है आपका सेवाल। सेवाल को जानते हैं। देखो बेटा, सेवाल क्या होता है? सेवाल को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? काई कहते हैं। आपने अपनी आसपास जगह पे देखा होगा जहां पे ज्यादा पानी फैलता है, या तालाब होता है, या समुद्र होता है, तो उसमें कैसा होता है? ग्रीन ग्रीन कलर की काई सी लगी होती है। ठीक है, कैसी होती है? हरे रंग की काई पाई जाती है। ये ज्यादातर कौन सी जगहों पे पाए जाते हैं? जहां पे जल होता है। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लोमाइडोमोसा, देखो कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लोमाइडोमोनास एक कोशिकीय होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ मतलब एक कोशिकीय होते हैं, और अधिकांश जो शैवाल पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। शैवाल हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। कुछ लोग इसको भोजन के रूप में खाते हैं, और कुछ जैसे जानवर होते हैं वो इसको चारे के रूप में खाते हैं। देखो कैसे, इनका आकार कुछ इस तरीके से होता है। ये पेड़ या पत्ती के रूप में पाए जाते हैं, जो कि समुद्री या तालाब के आसपास पाए जाते हैं। ये देखो, इसमें भी दिखाई दे, इसमें दिखाई दे रहा है कि आपने देखा होगा कि ये आपके पानी की जगह पे जो एरिया है, इधर जहां पे नमी आई है वहां पे इन्होंने क्या, इसमें क्या लग गया है? शैवाल लगी है, जो काई बोलते हैं हम इसको। इस काई के द्वारा हमको पता चलता है कि ये शैवाल है। ठीक है, इससे कुछ दवाइयां भी बनाई जाती हैं जो हमारे उपचार के लिए काम में आती हैं। नेक्स्ट है आपका उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव। अब हम जानेंगे उपयोगी सूक्ष्म जीव और उनके प्रभाव। अब ये देखेंगे कि उपयोगी जीव हमारे लिए क्या क्या महत्व रखते हैं। देखो, हम ये अच्छे से जानते हैं कि हम दूध, दही, है ना, दूध, दही, ब्रेड वगैरह हम जो खाते हैं उसमें क्या होते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव पलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख लेते हैं, दूध से दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक होते हैं। कैसे होते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होते हैं। ठीक है, पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर आदि में ईस्ट नामक फफूंद का योगदान होता है। ठीक है, सीधी बात यह है, जब हम पनीर और छिरका, ब्रेड और को बनाते हैं तो इसमें खमीर होता है, जो कि क्या नाम दिया जाता है उसको? ईस्ट। आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज को, जैसे हमने ब्रेड ली, ब्रेड में आपने देखे होंगे इसमें छोटे छोटे जालीदार से छेद होते हैं, है ना, ब्रेड में जालीदार से छेद होते हैं, और वो किसकी वजह से आते हैं? खमीर की वजह से आते हैं। खमीर मतलब उसको सड़ाया जाता है, और वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए कैसे होते हैं? लाभदायक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रतिजैविक दवाइयां। ठीक है, अब इनसे कुछ दवाइयां भी बनाई जाती हैं। ये दवाइयां कैसी होती हैं? ये हमारे लिए लाभदायक होती हैं। ये दवा बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये जानते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है? देखो, आपने चना मटर की पेड़ देखे होंगे, उसकी जो जड़ों में कुछ गोल गोल आकार की गांठें होती है। ठीक है, उसमें ये पाया जाता है ना, तो ये देखते हैं।
जीवाणु एवं शैवाल नाइट्रोजन का संवर्धन करते हैं और मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, जीवाणु एवं शैवाल नाइट्रोजन का संवर्धन करते हैं और मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। देखो, अब हमें इनके क्या करने हैं, बचाव देखने हैं। जब हमारी वस्तुओं पर क्या लग जाती हैं, सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, उसमें फंगस लग जाती है, कवक लग जाते हैं, तो उनसे हमें बचाव कैसे करने हैं और वो होते कैसे हैं। जैसे उष्ण तथा नम वातावरण में क्या होते हैं, कुछ चीजें खराब होने लगती हैं। जैसे आपकी देखो, जैसे चमड़े से बनी हुई वस्तु है ना, लकड़ी की वस्तुएं हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, खराब होने लगती हैं। किसके कारण? वातावरण के कारण। अब हम जैसे कि ब्रेड रख देते हैं, रोटी रख देते हैं, उसमें भी क्या होता है, 4 से 5 दिन बाद उसमें भी कवक लग जाता है। ठीक है, उसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने एवं उनसे होने वाली आर्थिक हानि से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। और उपाय क्या किए जा सकते हैं? जैसे किताब एवं वस्त्रों में कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है फैब्रिक तथा चमड़े के सामान को धूप में सुखा करके। फल व सब्जी जब हम खरीद के लाते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, साफ पानी से धोकर और उसको सही जगह पर रख देते हैं। भोजन को उबालकर, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनको हम उबालकर और उसको पैक करके एक साइड रख देते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, जीवाणु नहीं लगते। जैसे कि बचे हुए बासी खाने को खाने से क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमें वो बचा हुआ बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन विधि द्वारा खाने को सुरक्षित रखना। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि दूध लेके आते हैं और दूध में भी बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसको नष्ट करने के लिए 100 सेल्सियस डिग्री पर उबालकर हम दूध को क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो दूध हमारा 1 से 2 दिन तक चल जाता है। इसी तरीके से आपने अपने घरों में देखा होगा अचार बनना। उसमें हम अचार बनाने के लिए क्या करते हैं, नमक, तेल, छिरका आदि का प्रयोग करते हैं। जब हम मुरब्बा भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, चीनी की चाशनी में डालकर, जैसे आंवले को हम उसमें अच्छे से पका लेते हैं, तो वो बहुत सालों तक चलता रहता है। ठीक, इसी तरीके से लकड़ी का क्या करते हैं, लकड़ी में भी क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, जैसे दीमक लग गई या उनमें कुछ है ना कवक वाले जैसे फंगई वगैरह हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए हम पेंट का और दीमक के तेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां। अब इनके जो सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। पहले मैंने बता चुकी हूं कि क्या क्या होता है। अब इसमें देखेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क द्वारा फैलते हैं, जिसे हम संक्रमणीय रोग कहते हैं। अब कैसे फैलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आसपास के लोगों को जैसे कि सर्दी जुकाम होता है, तो जब वो छींकता है या खांसता है तो हमारे आसपास के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमें लग जाते हैं, फिर हमें भी क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। जैसे क्षय रोग, जैसे दांत, खाज, खुजली, ये सब क्या होते हैं, ये संक्रमित रोग होते हैं। अब देखते हैं तो इसमें सर्दी जुकाम, क्षय रोग, जो टीबी होती है उसको बोलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आके ये बीमारियां फैलती हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका मनुष्य में उत्पन्न रोग। अब मनुष्य में कई तरीके के रोग उत्पन्न होते हैं, पर कुछ रोगों के नाम मैंने इस पे लिखे हैं। रोग है चिकनगुनिया, ये टाइगर मच्छर से फैलता है, जो कि एडीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका लक्षण क्या है, विषाणु, और इसमें क्या होता है, तीव्र बुखार व जोड़ों में दर्द व सूजन होती है।
नेक्स्ट है आपका मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलता है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। ठीक है, इसमें भी क्या रहता है, हमें तेज बुखार आना होता है। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू किससे फैलता है? एडिस मच्छर से, पर इसका जो रोग कारक होता है वो क्या होता है? विषाणु। तेज बुखार, सिर में दर्द और आंखों में दर्द रहता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है पौधे एवं सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। देखो, मनुष्य में जैसे रोग होते हैं इसी तरीके से कुछ पौधों में भी रोग होते हैं, जो कि अब देखेंगे पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। ठीक है, रोग का नाम आप जानते हैं। रोग का नाम देखो, गेहूं की गेरुई, मतलब जो गेहूं होता है उसमें गेरुई रंग हो जाता है, वो क्या होता है? कवक द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट है नींबू का कैंकर। ठीक है, वो किससे होता है? विषाणु द्वारा। किससे होता है? विषाणु द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है तंबाकू का मोजेक रोग। क्या है? तंबाकू का मोजेक रोग, वो होता है विषाणु द्वारा। ठीक, आलू में रिंग राइट ऑफ पटेटो। आलू में रिंग रॉट ऑफ पटेटो जीवाणु द्वारा होता है। अब देखेंगे संक्रमण के तरीके। संक्रमण किन किन तरीकों से फैलते हैं? वायु, दूषित जल और मिट्टी द्वारा, संक्रमित व्यक्ति द्वारा। तो देखो, वायु से क्या होता है? सर्दी जुकाम होता है। हमारे आसपास के कुछ लोगों को अगर सर्दी जुकाम हो रहा होता है, अगर हम उसके पास खड़े होते हैं तो वायु के द्वारा उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे तक पहुंच जाते हैं। इससे हमें क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। दूसरे जल से हैजा फैलता है। ठीक है, मिट्टी द्वारा। मिट्टी द्वारा कैसे फैलता है? देखो, मिट्टी में जो उगने वाली सब्जियां होती हैं उसके साथ मनुष्य तक पहुंचती है, जिसे हम संक्रमित, जो कि हमें संक्रमित कर देती है। ठीक है, क्या कर देती है? संक्रमित कर देती है। इससे हमें क्या होता है? फोड़ा फुंसी, पेट में केचुए, जिसके द्वारा आपके पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उनको हम पेट के केचुए भी कहते हैं। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति, चिकनगुनिया, ठीक है, और जापानी बुखार, डेंगू, ये क्या होते हैं? ये भी हमारे पास रोग किससे आते हैं? संक्रमित लोगों से आते हैं। ठीक है, और मादा क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? जापानी बुखार होता है। किससे होता है? मादा क्यूलेक्स जो मच्छर होता है उससे हमें जापानी बुखार होता है। अब देखते हैं रोगों से बचाव। अब रोगों से बचाव कैसे करेंगे? देखो, रोगों से बचाव, जब मौसम बदलता है ना, तो अक्सर हम घरों में बीमार पड़ जाते हैं, जैसे सर्दी, बरसात, गर्मी। ये किसकी वजह से होता है? मौसम बदलने की वजह से। पर जब मौसम बदलता है तो हमें अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखना होता है ना। जैसे कि बरसात का मौसम आ जाता है तो हमारे आसपास के गड्ढे वगैरह होते हैं उनको हमें भर देना चाहिए, जिससे कि उसमें पानी ना भरे और हमें कोई भी रोग ना हो सके। ठीक है, शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। जब मौसम बदलता है तो हमें कैसा पानी पीना चाहिए? शुद्ध पानी पीना चाहिए, उबाल कर पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमें कोई हानि ना हो। अपने आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए। आसपास की जगहों पे कूड़ा करकट रहेगा तो क्या रहेगा? मक्खी होंगी, मच्छर होंगे और उनसे खाना दूषित होगा और वो खाना हमारे पेट में जाएगा तो हमें क्या होगी? बीमारियां होंगी। खुला पानी ना रखना चाहिए। खुला पानी अगर हम रखते हैं तो क्या होता है? जैसे कि कूलर में भर देते हैं, टायरों में भर देते हैं, खुली जगहों पे भरा रहता है पानी, तो उसमें क्या करते हैं? मच्छर अंडे देते हैं और मच्छर ज्यादा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मच्छरों का ज्यादा जन्म होता है और उससे क्या होता है? हमें कई तरीके की बीमारियां होती हैं। अब आ जाता है आपका टीकाकरण। टीकाकरण क्या है? जिस तरीके से अभी हम बीमारियां पढ़ के आए हैं, जैसे मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, ये सब क्या होते हैं? ये बीमारियां होती है, उनसे बचाव के लिए टीकाकरण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, टीकाकरण क्या है? टीकाकरण रोग से बचाव की एक विधि है। जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हम हमारे शरीर का रक्त प्रतिरक्षा
रक्षी रक्त प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। मतलब ये जो टीके होते हैं, जैसे हमारे शरीर में जैसे बीमारियां होती है, जैसे चेचक है, क्षय रोग है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, ये सब क्या है, ये इन सब के टीके हैं, ठीक है, जो कि इनसे बचाए जाते हैं। किनसे? चेचक, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस, इन सब के टीके होते हैं और टीके हमें लगाए जाते हैं, तब जाके हम इन बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है एंटीबायोटिक इनोक्लोसिन से संक्रमण की रोकथाम। ठीक है, एंटीबायोटिक इनोक्लोसिन से संक्रमण की रोकथाम। अब कुछ दवाइयां बनाई गई थी, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि प्रतिजैविक औषधियों शरीर में रोगजनक सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकती है। मतलब कि जो पेनिसिलिन है, ये कुछ दवाइयां हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने वाले होते हैं, उनको उनसे बचाती है, उनको रोकती है। ठीक है, जीव जंतुओं की भांति पेड़ पौधों में भी, देखो, जीव जंतुओं की भांति भी पेड़ पौधों में भी क्या होते हैं, कई प्रकार के विषाणु, जीवाणु, फफूंदी आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग से ग्रसित होते हैं। जैसे कि आपने देखा है, मैंने बताया था, अभी हमने पौधों की बीमारियों के बारे में पढ़ा था, तो उनको बचाने के लिए हम किसका वो यूज करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का यूज करते हैं। कवकनाशी, जीवाणु की दवाइयों से क्या करते हैं, हम इनको सुरक्षित रखते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। जैसे कवकनाशी है और जीवाणुनाशी है, ठीक है, इनसे हम क्या करते हैं, इनको बचाते हैं। किनको? पेड़ पौधों को, फसलों को। जब फसलें होती हैं, हमने अक्सर देखा होगा, खेतों में देखा होगा कि कुछ दवाइयां छिड़कते हैं, उससे क्या होती है, फसल सुरक्षित रहती है। तो हमने जाना, जैसे कि मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए एंटीबायोटिक होता है, रोग प्रतिरोग रक्षा को रोकने के लिए एंटीबायोटिक इनोकुलेशन से संक्रमित की रोकथाम। ठीक है, कुछ दवाइयां बनाई गई हैं जो हमारी बीमारियों को रोकती है, जिन्हें हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि प्रतिजैविक औषधियां शरीर में रोगजनक सूक्ष्म जीवों से संक्रमण को रोकती हैं। ये जो औषधियां होती हैं, वो सूक्ष्म जीवों से संक्रमण को रोकती है। ठीक है, इसी तरीके से जो जीव जंतु और आपके पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं की भांति पेड़ पौधों में भी क्या होता है, जीवाणु, जीव जंतुओं की भांति पेड़ पौधों में भी क्या होती हैं, कुछ जीवाणु, विषाणु और फफूंदी भी लगती है। उनको जीवाणुओं से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको कवकनाशकीय और जीवाणुनाशकीय दवाइयों का उपचारित करते हैं। ठीक है, मतलब कि उपचारित मतलब है उनका क्या कहते हैं, उनको, जैसे कि डॉक्टर में, जीव जंतु की भांति पेड़ पौधों में भी विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, जीव जंतु की भांति पेड़ पौधों में भी विशिष्ट प्रकार के विषाणु, जीवाणु, फफूंद आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग से ग्रसित होते हैं। ठीक है, जो मतलब इनमें भी क्या होती है, फफूंद लग जाती है, जीवाणु रहते हैं, विषाणु रहते हैं, जो कि ये रोग से ग्रसित हो जाते हैं। कौन? पेड़ पौधे। इन्हें कवकनाशी, जीवाणुनाशी दवाओं से उपचारित करते हैं, मतलब कि इनका उपचार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एड्स। अब एड्स के बारे में जानते हैं। यह रोग HIV विषाणु के द्वारा होता है। HIV वायरस के एडवांस और आखिरी स्टेज को एड्स कहते हैं। ठीक है, एड्स का संकेत रेड रिबन
होता है, इसका जो संकेत होता है वो रेड रिबन होता है। ठीक है। एड्स के लक्षण भूख ना लगना, वजन कम ना होना, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता कम होना आदि। मतलब कि सीधा आपको ये बता रहे हैं कि जो एड्स के जो लक्षण है वो क्या होता है, हमें भूख नहीं लगती, सर दर्द रहता है ना, बॉडी में पेन रहता है, वजन का कम हो जाना, थकावट होना और भूख ना लगना, और रोग प्रतिरोध मतलब कि बुखार जाना नहीं, मतलब लड़ने की जो क्षमता होती है, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, रोग प्रतिरक्षा कम हो जाती है। एड्स का कारण क्या है? देखो, जब एड्स कैसे होता है, हम जब कभी इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो जो उसकी सुई होती है, हम उस सुई का दोबारा उपयोग अपने शरीर में कर लेते हैं, तो इससे एड्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ब्लेड और रेजर का उपयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बिना जांच कराए हमें रक्त को नहीं चढ़वाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हमें एड्स हो जाता है। ठीक। एड्स नहीं फैलता। एड्स किससे नहीं फैलता? एड्स इससे नहीं फैलता जैसे कि हम किसी के साथ खाना खाते हैं, छूने से, साथ उठने बैठने से, खांसने से, सीखने से, छींकने से, सॉरी सीखने से नहीं, छींकने से, कम है ना, काम करने से, साथ में उठने बैठने से हमें एड्स नहीं फैलता। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ